नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रीम IAS विद विवान साहब। चलिए आज हम लोग फिर से अपना एक नया सफर स्टार्ट करने वाले हैं। भारतीय जो हम लोग पीछे पढ़ रहे थे भारतीय भूगोल, उसी में आज हम लोग भारतीय नदियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो नदियों के बारे में जानने से पहले क्या करना है आप लोगों को कि हमारे देश में कौन कौन सी नदियां पाई जाती हैं। जैसे आप लोग कुछ नदियों के बारे में जानते भी होंगे, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु नदी है, गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, महानदी है, यमुना है, और भी विभिन्न प्रकार की नदियों के बारे में जानते होंगे आप लोग। आज इन्हीं सारी नदियों के बारे में आज हम लोग समग्र अध्ययन करेंगे। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, इन सारी नदियों को अलग अलग भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है एक बार में ऊपर से लेकर नीचे तक हम तो पूरी दक्षिण भारत तक नदियां बता देंगे। हम लोग क्या करते हैं, इनको अलग अलग भागों में विभाजित कर लेंगे। जैसे सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और उसके बाद नीचे दक्षिण भारत का नदी तंत्र। ऐसे करके पढ़ेंगे तो हम लोग एक विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पर। जैसे हम लोग सिंधु नदी तंत्र पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो जितनी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, सिंधु नदी है, इसके बारे में पूरा विस्तृत वर्णन कर सकते हैं। अगर एक बार में सारी नदियां पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा पढ़ पाएंगे। और प्रिपरेशन कर रहे हैं चूंकि हम लोग, इसलिए प्रिपरेशन का मतलब होता है समझ विकसित करना, समझना किसी भी चीज को, उसके बारे में चिंतन करना, इसको कहते हैं तैयारी। और आप लोग शायद कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि तैयारी का मतलब क्या होता है। तैयारी का मतलब होता है समझना, पढ़ना नहीं होता, समझना होता है। जब आप कॉलेज या स्कूल में थे तब तक आप पढ़ते थे, और अब आपको पढ़ना नहीं है, अब आपको समझना है। तो इसी चीज को लेकर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत की नदियां। भारत की नदियों में हम लोग जो हमारी जो 3 मुख्य नदियां हैं उत्तर भारत की, वो कौन कौन सी नदियां हैं। एक तो नदी है हमारी, ये है नदी गई हुई है, ये कौन सी नदी है, ये नदी है सिंधु नदी। और इसी के पास से यहां से निकली हुई है, ये कौन सी नदी है, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। और इधर उत्तराखंड, ये रहा उत्तराखंड का भाग, यहां से निकली हुई है कौन सी नदी, ये जाके यहां पर मिली है बांग्लादेश में, ये है गंगा। कौन सी नदी है, गंगा। तो ये 3 प्रमुख नदी तंत्र, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा, ये हमारे उत्तर भारत के 3 प्रमुख नदी तंत्र हैं। नदी तंत्र हम उतनी देर से बोले नदी तंत्र। नदी तंत्र किसको कहते हैं, नदी तंत्र किसको कहते हैं, किसी भी नदी की विभिन्न सहायक नदियों को मिलाकर बनने वाला एक वृक्षाकार आकार, वो पूरा क्या होता है, नदी तंत्र कहलाता है। जैसे गंगा नदी है, इसकी इधर से सहायक नदी रामगंगा, इधर पे गोमती, फिर उसके बाद घाघरा, फिर गंडक, ये सारी नदियां इधर से मिल जाती। कोसी नदी, उसके बाद नीचे से आती है यमुना, यमुना की चंबल, सिंध, बेतवा, उसके बाद केन, फिर टोंस, गंगा की सहायक नदी, फिर सोन। अब ये सारी नदियां मिलने के बाद अब देखिए इसका आकार कैसा बन गया, एक वृहद जल क्षेत्र, जलग्रहण क्षेत्र। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गंगा नदी का जलग्रहण क्षेत्र भी किसको कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। अभी आपको बार बार इसमें आपको एक शब्द आएगा, जलग्रहण क्षेत्र। जलग्रहण क्षेत्र किसको बोलते हैं, इसके पूरे तंत्र को ही हम लोग क्या बोलेंगे, जलग्रहण क्षेत्र। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नदी तंत्र। क्या बोलते हैं, नदी तंत्र बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं हम आप लोगों को, इसको क्या बोलते हैं, नदी तंत्र बोलते हैं। चलिए तो अभी हम लोग गंगा नदी को साफ कर देते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों को गंगा नदी नहीं पढ़ना है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र, क्योंकि सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो ऊपर से नीचे तक पढ़ते चले आएंगे एक एक करके। आज गंगा नदी भी बताएंगे और सिंधु नदी भी बताएंगे। तो सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है, सिंधु नदी का उद्गम जो होता है नेपाल में, हिमालय पर्वतमाला में एक जगह है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। क्या नाम है इसका,
चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, इससे क्या होता है, क्या किसका निर्माण हुआ है, सिंधु नदी का। अब ये यहां से जब बहती है तो ये क्या करती है, जब भारत में प्रवेश करती है तो इसके आसपास लद्दाख और जास्कर श्रेणियां, जम्मू कश्मीर में दो श्रेणियां हैं, लद्दाख और जास्कर, इन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है और यहां पर जाकर गिलगित के पास से जम्मू गाज बनाकर एक जम्मू कश्मीर में, सॉरी, पाकिस्तान में चली जाती है। कहां चली जाती है ये, पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान में जाकर ये अरब सागर में गिरती है जाकर। ठीक है ना। तो ये है हमारी सिंधु नदी। सिंधु नदी की विभिन्न सहायक नदियां हैं। जो 5 मुख्य सहायक नदियां हैं, जो 5 मुख्य सहायक नदियां, उनके नाम कैसे हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इनको लाइन से याद करना। सिंधु नदी की 5 प्रमुख सहायक नदियां, जिसको हम पंचनदा बोलते हैं, वो कौन कौन सी हैं। सिंधु नदी के बाद नीचे की तरफ बढ़ते चले आएंगे तो कौन कौन सी नदियां निकलेंगी, झेलम, इसको एक बार इसको यहां पर लिख लो, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इसको लाइन से याद करना, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इनको याद करना है आप लोगों को। अब देखो, सबसे पहली बात आती है झेलम की। झेलम नदी कहां से निकलती है, सिंधु नदी की सहायक नदियों में से एकमात्र नदी जो यहीं से निकलती है, जो कहां से निकलती है, जम्मू कश्मीर से निकलती है। जम्मू कश्मीर से निकलकर, ध्यान देना, सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र ऐसी नदी जो जम्मू कश्मीर से निकलती है। ये जम्मू कश्मीर से निकलकर कहां चलती है, ऊपर की तरफ बढ़ती है। ऊपर की तरफ जाकर के ये हमारी यहां पर एक मोड़ बनाती है। मोड़ बनाकर ये इस रेखा पर आ जाती है। इस मोड़ का नाम क्या है, इस मोड़ का नाम है वुलर झील। इसका नाम क्या है, वुलर झील। यहां से एक दर्रेस होकर के ये इधर नीचे आती है, भारत और पाकिस्तान सीमा पर बहती है। इसके बाद ये यहां पर ऐसे आती है, पाकिस्तान में मुड़ जाती है। क्या होता है, ये पाकिस्तान में मुड़ जाती है। कौन सी नदी है ये, झेलम नदी। झेलम के बाद आती है चिनाब। इसके बाद चिनाब का उद्गम कहां से होता है, ध्यान देना, चिनाब का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश से। कहां से होता है, हिमाचल प्रदेश से। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से बहती है। इसके बाद ये पाकिस्तान में जाती है और सॉरी, ये पाकिस्तान में जाती है। ये झेलम, इसको इधर पे लिख लो, झेलम। इसके बाद चिनाब। इसके बाद बात आती है रावी और व्यास की। तो यहीं से चिनाब के पास से रावी नदी का उद्गम होता है। चिनाब का उद्गम कहां से होता है, ये तो आप लोगों ने लिखा ही नहीं, बेरीनाग झील के पास से। किसके पास से, बेरीनाग। कहां से होता है, बेरीनाग दर्रा के पास से। किसका निर्माण होता है, झेलम, चिनाब नदी का। इसी के पास से हिमाचल प्रदेश में 2 नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी नदियां होती हैं वो, ये कौन सी जगह है, रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा है, रोहतांग दर्रा। बेरीनाग झील के पास कौन सा दर्रा है, बारालाचाला दर्रा, जहां से चिनाब नदी का उद्गम होता है। बारालाचाला दर्रा, चिनाब नदी का उद्गम बारालाचाला दर्रा। इसके बाद रोहतांग दर्रा से किसका, 2 नदियों का उद्गम होता है। चिनाब के बाद कौन सी 2 नदियां आती हैं, चिनाब के बाद आती है रावी और व्यास। रावी नदी और व्यास नदी। रावी नदी जाकर के चिनाब नदी में मिल जाती है और व्यास नदी इधर पे आकर पंजाब में सतलज नदी से मिल जाती है। किससे मिल जाती है, सतलज नदी से। अब ये सतलज नदी जाकर के कहां पर मिलती है, ये जाके चिनाब में मिलती, ये इसमें मिलती, चिनाब में। और ये चिनाब नदी जाकर पठानकोट के पास जब सिंधु नदी में मिल जाती है। देखो, अब आपने 5 नदियां समझ ली। कैसे, नंबर फर्स्ट, सिंधु नदी
चेमायोंगडू ग्लेशियर से निकलकर जम्मू कश्मीर में दो पहाड़ियों के बीच से, लद्दाख और जास्कर पहाड़ियों के बीच से बहती हुई बुलर झील के दर्रे के पास से, इसका नाम है बहुत अच्छा एक नदी तंत्र पड़ता है, नदी पड़ती है, उसी के पास से बहती हुई ये जम्मू कश्मीर में चली जाती है ना, गिलगिट से होती हुई, ठीक है ना। इसके बाद बात आती है झेलम नदी की। झेलम एकमात्र ऐसी नदी है जो जम्मू कश्मीर से ही निकलती है। तो जम्मू कश्मीर से निकलकर ये पाकिस्तान में जाती है, उसके बाद ये चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। चिनाब नदी का उद्गम बेरीनाग झील के पास से बारालाचाला दर्रा से होता है, बारालाचाला दर्रा के पास से होता है। तो चिनाब नदी जाकर के पाकिस्तान में बहती है। उसके बाद इधर से हिमाचल प्रदेश में ही ये दर्रा है, रोहतांग दर्रा, इसके पास से दो नदियों का उद्गम होता है, रावी और व्यास। व्यास नदी जाकर के पाकिस्तान में चिनाब नदी से जाकर मिल जाती है। और उसके बाद व्यास नदी जो निकलती है वो इधर पे आकर के सतलज नदी मिल जाती है, और सतलज नदी का उद्गम यहां से होता है। कहां से होता है? इसी के पास से, चेमायोंगडू ग्लेशियर के पास से, राकस से होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया इन लोगों का। जो ये व्यास नदी है, ये जहां पर आके सतलज से मिलती है, ये कहां पर मिलती है? इस एरिया का नाम है पंजाब। और पंजाब में यहां पर ये क्या बनाती है? हरके नामक बांध। जहां पर ये मिलती है आके ना, ये हरके नामक बांध बनाती है। और जो इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान की सबसे बड़ी, राजस्थान से लेकर के गुजरात तक जो नहर की परियोजना चलाई जा रही है, वो इसी हरके बांध से चलाई जा रही है, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है ना। तो अब आप लोगों ने इतना समझ लिया सिंधु नदी और इसकी 5 सहायक नदियां। अब देखो, सिंधु नदी की और भी कुछ सहायक नदियां हैं जिनको अभी, जो मुख्य रूप से नहीं है, लेकिन उसकी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। ये 5 नदियां हैं जो मुख्य सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इसकी जो और भी सहायक नदियां हैं, जो इसकी ऊपर से, अर्थात देखो, नदी का बायां और दायां सिरा किधर होता है? देखो, इसका बहाव किस तरफ? इस तरफ। तो ऐसे अगर खड़े होंगे तो इसका दायां भाग किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ। और बायां भाग किस तरफ होगा? नीचे की तरफ। तो इसकी जो ऊपर से आने वाली दाएं हाथ की सहायक नदियां हैं, इसमें कौन सी है? श्योक। कौन सी है? श्योक। श्योक नदी कहां से निकलती है? कराकोरम ग्लेशियर से निकलती है, और ये जाकर यहां पर कहां पे मिलती है? सिंधु नदी में जाकर मिलती है। श्योक और नुब्रा, ये 2 सहायक नदियां ऊपर से आकर के मिलती हैं दाएं हाथ से, इसकी सिंधु नदी में। इसके बाद नीचे से जो नदी जाकर के मिलती है इसमें, जैसे जास्कर। कौन सी नदी है? जास्कर। ये कहां से मिलती है जाकर के? ये नीचे बाएं हाथ की सहायक नदी है, ठीक है ना। तो ये इसकी फिर और भी सहायक नदियां हैं। किसकी हैं? इसकी, सिंधु नदी की। अब शायद आप लोग सिंधु नदी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि हाँ, सिंधु नदी क्या होता है। इसको साफ कर दें, उसके बाद गंगा नदी तंत्र बताते हैं कि गंगा नदी कहां से कहां, किसका निर्माण होता है, ठीक है ना। अगर आप लोग इसकी, हाँ, अभी एक जानकारी तो रही गई, जो इन नदी तंत्रों में सबसे लंबी नदी है वो कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र, जिसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। वैसे तो भारत में जो लंबाई अगर नापी जाए तो सिंधु नदी सबसे लंबी नदी है, सॉरी, गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। लेकिन जो पूरी लंबाई नापते हैं तो सबसे लंबी नदी कौन सी आती है? ब्रह्मपुत्र। और उसके बाद सिंधु, इसकी लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। इसके बाद गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। उसके बाद आती है सतलज नदी की लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर। उसके बाद आती है गोदावरी कहाँ है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। कौन सी नदी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और यहां पर जाकर उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये क्या है? गोदावरी, 1465 किलोमीटर। इसके बाद यमुना, जिसकी लंबाई 1165 किलोमीटर है। किसी भी नदी की सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना, जिसकी लंबाई कितनी है? 1365 किलोमीटर। 1100 नहीं है, 1365 किलोमीटर, यहां गलत लिख गया। 1365 किलोमीटर है किसकी? यमुना नदी की लंबाई। यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 1365 किलोमीटर। तो ये रहा आप लोगों का सिंधु नदी तंत्र।
इसके बाद हम लोग देखते हैं गंगा नदी तंत्र। पहले पूरा साफ कर दें, उसके बाद बनाते हैं गंगा नदी तंत्र। तो देखो, ये रहा हमारा प्यारा भारत। अब आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा देख लें एक बार, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। चलो, ये रहा हमारा भारत। ये कौन सा प्रदेश है? ये है उत्तराखंड, और उत्तराखंड से ही लगा हुआ जो ये भाग है, ये क्या कौन सा भाग है? ये है उत्तर प्रदेश। कौन सा भाग है? उत्तर प्रदेश। ये यूपी है, ठीक है। इसके नीचे वाला भाग जो है ये कौन सा है? मध्य प्रदेश। इधर वाला जो ये भाग है ये कौन सा है? गुजरात। और गुजरात के इधर पे कौन सा ये भाग है? ये भाग है राजस्थान का। कौन सा भाग है ये? राजस्थान का भाग है, ठीक है ना। तो ये गुजरात, राजस्थान, यूपी, एमपी, और इधर पे उत्तराखंड, और इसके इधर पे दिल्ली, और इधर पे ये हरियाणा, और इधर पे ये हिमाचल प्रदेश, और ये इधर पे भाग पंजाब, और इधर जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो आपने ये पूरा मैप इधर पे देख लिया भारत का। अब देखो, गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। कहां पर होता है? उत्तराखंड में। कहां पर होता है? उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड में जब ये गंगा नदी मैदानी इलाका में निकलती है तब इसको हम गंगा बोलते हैं, लेकिन जब ये उत्तराखंड में होती है तो ये विभिन्न शाखाओं में बटी हुई होती है। तो जब ये उत्तराखंड से निकलती है तो ये किसके रूप में निकलती है? ये निकलती है भागीरथी के रूप में। किसके रूप में निकलती है? भागीरथी के रूप में। भागीरथी और अलकनंदा, ध्यान से देखना, भागीरथी और अलकनंदा जिस स्थान पर मिलते हैं उस स्थान का नाम क्या है? देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग। और इसी स्थान पर ये क्या है? हरिद्वार। हरिद्वार मैदानी इलाका में आता है, और यहां से देवप्रयाग के बाद जो नदी का निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं गंगा। इसको हम क्या बोलते हैं? गंगा। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद हम इसको क्या बोलते हैं? गंगा बोल देते हैं। अब ये भागीरथी और अलकनंदा उत्तराखंड में बहते हैं। ये दो अलग अलग नदियां हैं। अलकनंदा का जो निर्माण होता है वो कौन सी दो नदियों के द्वारा होता है? अलकनंदा का जो निर्माण होता है वो कौन सी दो नदियों के द्वारा होता है? अलकनंदा का जो निर्माण है, अलकनंदा का निर्माण धौली गंगा, ये धौली गंगा और विष्णु गंगा, इन दो नदियों के मिलने के बाद इसको हम क्या बोल देते हैं? अलकनंदा बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अलकनंदा। किसके मिलने के बाद? धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलने के बाद इसको हम क्या बोलते हैं? अलकनंदा। इसको क्या बोलते हैं? अलकनंदा बोलते हैं। और इसी अलकनंदा नदी में जब इधर से आकर के पिंडारी नदी मिलती है, कौन सी नदी मिलती है? पिंडारी नदी मिलती है, तो हम इस जगह को क्या बोल देते हैं? कर्णप्रयाग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कर्णप्रयाग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्णप्रयाग। और इसी अलकनंदा नदी में जब इधर से नंदाकिनी नदी आकर के मिलती है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? नंदप्रयाग। इसको क्या बोलते हैं? नंदप्रयाग। और इसी अलकनंदा नदी में जब इधर से आकर के कौन सी नदी मिलती है? इसी अलकनंदा में कौन सी नदी आकर के मिलती है? मंदाकिनी। इसमें जब मंदाकिनी नदी आकर के मिलती है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग। इसको क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग। और यही अलकनंदा नदी जब आकर के भागीरथी नदी में मिलती है तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। और देवप्रयाग के बाद से गंगा क्या होता है? मैदानी इलाका में बहने लगती है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंगा। तो ये तो था गंगा बनने से पहले तक का सफर। क्या था? गंगा से पहले बनने तक का सफर था ये। अब इसके बाद हम लोग इसके गंगा बनने के बाद के सफर को देखते हैं। क्या देखते हैं? गंगा बनने के बाद के सफर को।
गंगा के बनने के बाद का सफर कैसा रहा इसका। तो जो गंगा है, देखो अभी तक ये उत्तराखंड में थी, तब तक ये देवप्रयाग के पहले तक का सफर था। यहां से उत्तराखंड से बहने के बाद जब ये उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में बहती हैं, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है? क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है? 5 राज्यों में। इसका जो झारखंड राज्य है वो आप लोगों को याद नहीं रहेगा और एग्जाम में आप यहीं से गलती करोगे। जो है गंगा भारत के 5 राज्यों से बहती है। सबसे पहले कहां से निकलती है? उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड, उसके बाद बहती कहां पर है? सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, क्योंकि पटना में तो सोन नदी जाकर के पटना में मिलती है, पटना के पास एक गांव में। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके बाद झारखंड और पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों से गंगा नदी भारत में बहती है। इसके बाद ये जाकर के बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से जाकर के मिल जाती है और अपनी एक संपूर्ण जो धारा है वो जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। कहाँ गिरा देती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है जाकर के, ठीक है ना। तो जब ये यहां से निकलती हैं, इसकी लंबाई कितनी है टोटल? गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। अब गंगा नदी की जो सबसे पहली सहायक नदी है वो कौन सी है? गंगा नदी की जो सबसे पहली सहायक नदी है वो है रामगंगा। कौन सी है? रामगंगा, जो चित्रकूट में जाकर के बहती है, ठीक है ना। रामगंगा के बाद जो उसकी दूसरी सहायक नदी है जो नेपाल से जाकर के बहती है, जो लखनऊ के पास से बहती है। किसके पास से? लखनऊ में है। ये कौन सी है? गोमती नदी। कौन सी नदी है? गोमती। इसके बाद आती है घाघरा। कौन सी नदी आती है? घाघरा। और घाघरा के बाद कौन सी नदी है? गंडक। कौन सी नदी है? गंडक। और उसके बाद जो नदी बहती है वो कौन सी नदी है? कोसी नदी। कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अनिश्चितता से भरी हुई है। ये नदी एकदम से सूख जाती है और एकदम से क्या होता है? एकदम से इस नदी में बाढ़ आ जाती है। तो क्या होता है कि गांव के गांव बह के चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि गांव का वहां का जो वातावरण होता है उसमें परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है ना। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। और इसके बाद कौन सी नदी इधर से आती है? कौन सी नदी आती है? ये आप लोग बताओ, कौन सी नदी आती है? रुको, बाद में बताते हैं। देखो, तब तक देख लो किताब में, अभी बता देंगे तो आप लोग मेहनत नहीं करोगे। देखो, गंगा नदी की ये तो थी बाएं हाथ की सहायक नदियां। देखो यहां पर जो सिंधु नदी थी उसका बायां हाथ कहाँ था? नीचे की तरफ, क्योंकि इसका जो बहाव क्षेत्र है वो इधर की तरफ है। अब इसका बहाव क्षेत्र इधर की तरफ है तो इसकी जो इसका जो बायां हाथ होगा वो नीचे हो जाएगा और जो दायां हाथ होगा जो बायां हाथ है वो ऊपर हो जाएगा, दायां हाथ जो हो जाएगा वो नीचे हो जाएगा। तो जब नीचे से इसमें जाकर के जो नदियां मिलती हैं दाएं हाथ से, वो सबसे मुख्य नदी उनमें से कौन सी है? यमुना। कौन सी है? यमुना। यमुना इसकी प्रमुख सहायक नदी है दाएं हाथ की। अब यमुना में कुछ नदियां जाकर के मिलती हैं, तो यमुना में कौन कौन सी नदियां जाकर के मिलती हैं? सबसे पहले तो जाकर के यमुना में जो नदी मिलती है वो है चंबल, उसके बाद सिंध, उसके बाद बेतवा। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये 4 नदियां जाकर के किसमें अपना जल गिराती हैं? यमुना नदी में। और यमुना नदी जाकर के यहाँ इलाहाबाद के पास, कहां पर? इलाहाबाद के पास अपना जल गंगा नदी में गिरा देती है। तो ये 4 नदियां जो हैं ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, ना कि गंगा नदी की। लेकिन इसके बाद आगे चल करके टोन्स और सोन नदी कहां पर? ये पटना के पास। कहां पर?
पटना बिहार की राजधानी, उसके पास एक गांव में जाकर के अपना जल गिराती हैं। सोन नदी का निर्माण कहां से हुआ है? इसका जो निकला है वो अमरकंटक से निकली हुई है। कहां से निकली है? अमरकंटक से निकली है। कौन सी नदी? सोन नदी। और इसकी जो ये सहायक नदियां हैं, यमुना नदी की बाकी की सहायक नदियां, जो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इसका निर्माण कहां से हुआ है? इसका निर्माण हुआ है मध्य प्रदेश के मालवा के पठार से। कहां से हुआ है? मालवा के पठार से निकली हुई हैं ये सारी सहायक नदियां। और ये सारी सहायक नदियां जाकर के अपना जल किस में गिराती हैं? गंगा नदी में गिरा देती हैं। अब गंगा नदी पश्चिम बंगाल से होती हुई जब ये जाकर के बांग्लादेश में घुसती है तो इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको बांग्लादेश में जब ये घुसती है तब इसको नाम दिया जाता है पद्मा। क्या नाम से बुलाया जाता है? पद्मा नाम से बुलाया जाता है इसको बांग्लादेश में। लेकिन जब इधर से बहती हुई ये ब्रह्मपुत्र नदी यहां पर आकर के मिलती है तब इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको संपूर्ण नाम को हम लोग क्या कहते हैं? पद्मा। और जब यहां से बराक नदी आकर के मिल जाती है, चूंकि बराक नदी का दूसरा नाम क्या है? मेघना। तो जब बराक नदी आकर के यहां पर मिल जाती है तो बराक नदी से मिलने के बाद इसका क्या नाम क्या हो जाता है? मेघना। तो हम एक क्वेश्चन आ जाता है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किन किन नामों से बुलाया जाता है? तो पद्मा, मेघना, ये सारे नाम ऑप्शन में दिए जाएंगे और एक दो नाम अलग से दे दिए, एक नाम अलग से दे दिया जाएगा, वो नाम इसका नहीं होगा, वो नाम इसका नहीं होगा। तो पद्मा और मेघना इसके ये दो नाम है बांग्लादेश में जाने के बाद। और मेघना बनने के बाद ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। क्या होता है? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। अब ये बराक नदी कहां से निकलती है? ये बराक नदी निकलती है मणिपुर से। कहां से निकलती है? मणिपुर से निकलती है बराक नदी। ठीक है ना? तो बराक नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों के मिलने के बाद गंगा नदी को हम मेघना कहते हैं। तो ये था गंगा नदी, ये थी गंगा नदी। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। यमुना की लंबाई कितनी है? 1365 किलोमीटर। यमुना की 4 सहायक नदियां कौन कौन सी हैं जो दाएं हाथ से मिलती हैं जाकर के? ये हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और इसके बाद गंगा की 2 सहायक नदियां जो दाएं हाथ से मिलती हैं जाकर के, केन और सोन, टोंस और सोन। टोंस और सोन नदियां हैं। सोन नदी का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक से होता है। सोन नदी का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक से होता है। शायद अब आप लोग सारी नदियों के बारे में जान लें। अब कल हम आप लोगों को, चूंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी को नहीं समझते हैं। कल के वीडियो में हम आप लोगों को ब्रह्मपुत्र नदी और दक्षिण भारत की सारी नदियां, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, इन सारी नदियों के बारे में बताएंगे। इनकी सबकी सहायक नदियों के बारे में बताएंगे। कुछ आप लोगों को भी पढ़ के आना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केवल हमारे वीडियो के भरोसे बैठे रहो। आप लोग भी मेहनत करा कीजिए। मैप की बुक आप लोगों ने अगर नहीं ली हो, हम आप लोगों से फिर से कह रहे हैं कि मैप की, एटलस की बुक ऑक्सफोर्ड की लेके आओ। उसके बाद मैप में देख के पढ़ाई करो। ये सारी नदियां हमने आप लोगों को जो बताई, अभी हम आपसे पूछ दें कि गंगा नदी भारत के किन 5 राज्यों से बहती है। अभी हमने कुछ देर पहले बताया था आपको, लेकिन आप लोग भूल गए होंगे। भूल गए ना? बस यही कमजोरी है। अगर आपको हमेशा के लिए याद करना है तो मैप से पढ़ना सीखो। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ो, चाहे आप राज्य व्यवस्था पढ़ो, चाहे आप जियोग्राफी पढ़ो, उसको मैप से रिलेट करके पढ़ो तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको उसकी एक इमेजिनेशन, उसकी एक रील जो है वो बन जाएगी आपके माइंड में। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपके माइंड में वो क्वेश्चन अपने आप आने लगेगा। और अगर आप रट के जाओगे, पढ़ के जाओगे, केवल उतना याद कर लिया और चले गए, तो आपको जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं आएगा और फिर आप अपनी किस्मत को कोसते रह जाओगे जब समय निकल जाएगा। इसके लिए आप लोग एटलस की बुक लेके आओ और एटलस के अनुसार पढ़ाई करो। आपको हम जो भी बोल रहे हैं वो सारी चीजें आप एटलस में देखते जाओ, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।